नमस्कार। पंत पड़ाव में आपका स्वागत है। आज कहानियों का सफ़रनामा में श्री काबुटूरी वेंकट नारायण राव जी की लिखी एक तेलुगु कहानी चप्पल, जिसका हिंदी अनुवाद किया है श्री दंडमूड़ी महीधर जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं। दो पुराने चप्पल सामने गिरे, धड़ाम धड़ाम। रंगैया चप्पल सी रहा था। सिर उठाकर देखा, पैर के अंगूठे के नीचे एक चप्पल दबाकर सी रहा था। वह सुई लगी हुई थी और धागे का लच्छा खुला हुआ था। एकाएक उसका काम रुक गया। 8 साल का उसका बच्चा रमन सामने दिखाई दिया। वह इसी साल स्कूल में दाखिल हुआ था। क्यों रे रमन, ये चप्पल कहाँ से लाया? बच्चे की ओर घूरते हुए रंगैया ने पूछा। रमन की कंधों पर किताबों का बस्ता लटक रहा था। उसमें तेलुगु की पहली पुस्तक, पाटी, पहाड़े, किताबें आदि थी। ये सब चीज़ें उसे मुफ्त में दी गई थी। रमन ने बस्ता हाथ में ले लिया। हमारे मास्टर साहब के हैं, मास्टर साहब के, ठीक करके जल्दी लाने को कहा है। अपने अंगूठे से ज़मीन पर गोल गोल आकार बनाते हुए रमन ने कहा। रंगैया का मुंह एकदम चमक उठा। झुर्रियों की परतें खुल गईं। क्या कहा? मास्टर साहब के हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कहते हुए उनको हाथ में ले लिया और कहा, ये कैसे चप्पल हैं तुम्हारे मास्टर साहब के? दादा परदादा के ज़माने के दिख रहे हैं। मुझे क्या मालूम, रमन ने कहा। वहाँ ठहरने की उसकी बिल्कुल मर्जी नहीं थी। वे चप्पल इतने ख़राब हैं कि ठीक करना बहुत मुश्किल है। चमड़ा तो पूरी तरह घिस गया है। अंदर के सब गत्ते बाहर निकल आए हैं। सारी सिलाई टूट फूट गई है। रंगैया के शरीर की हड्डियों का ढांचा। उसके बगल में पानी का डब्बा रखा हुआ था। इन चप्पलों को ठीक कराने की बजाय नए चप्पल बनवा लेना बेहतर है रे रमन। चप्पल को पानी में भिगोते हुए रंगैया ने कहा। मास्टर साहब ने मना किया था बापू, इसी को ठीक करके लाने को कहा है। अभी चाहिए, जल्दी, रमन ने कहा। एक काली मोटर धूल उड़ाते हुए आगे निकल गई। वह उसी तरफ देख रहा था। रंगैया चप्पलों को बड़े गौर से देख रहा था। सिर झुकाकर चप्पल सीने की बजाय उसे किसी दुनिया से कोई वास्ता नहीं। वह उसी जगह पर पिछले 50 साल से वही पेशा करता आ रहा है। संसार बहुत कुछ बदल गया है, मगर उसकी ज़िंदगी में किसी तरह का परिवर्तन नहीं आया। अब इतनी जल्दी नहीं हो सकता रे। शाम तक जो कुछ होगा मैं कर दूंगा। तू स्कूल से भागकर तो नहीं आया चप्पल के बहाने? बेटे की तरफ कुछ संदेह की दृष्टि से देखते हुए पूछा। नहीं, घंटी हो गई तब आया। ठीक है तो जा अब। रमन न हिला न डुला। बापू बापू, वह फुसफुसाने लगा। क्या है रे? बापू। फिर पहले की तरह बात मुंह के अंदर ही रह गई। क्या है रे, क्या चाहिए? कुछ खींचते हुए रंगैया ने कहा। रंगैया को बात समझने में देर नहीं लगी कि वह क्या चाहता है। वह हंसा। सोचा, आज के ज़माने में हर किसी को पैसे की ज़रूरत होती है। 5 बच्चों के मर जाने के बाद रमन पैदा हुआ था और रमन के जन्म के साथ ही उसकी माँ चल बसी। तब से उसको वह बड़े लाड़ प्यार से पाल पोस रहा है। रंगैया कभी उसका मन नहीं दुखाता। क्यों रे, पैसा चाहिए क्या? पैसा? सिर हिलाकर हामी भर दी रमन ने। उसने बनियान की जेब से चिल्लर निकाला और उसमें से 5 पैसे का सिक्का लेकर बाकी सारे पैसे फिर जेब में डाल दिए। रमन की नज़र उसी 5 पैसे के सिक्के पर गड़ी हुई थी। उसकी आंखों में उतावलापन दिख रहा था। सारी दुनिया उसको 5 पैसे में दिखाई देने लगी। उससे रहा नहीं गया। झट से अपने बापू के हाथ से वह 5 पैसा छीनकर दौड़ा और दौड़ते दौड़ते बोला, बापू मैं जा रहा हूँ स्कूल। अरे इधर देख, देख रे रमन। रंगैया ने ज़ोर से पुकारा, मगर उसको कुछ भी सुनाई नहीं दिया। वह अपनी खुशी में भागे जा रहा था। बच्चे के हाथ में पैसा धर दिया कि जाने वो किस लोक में पहुँच जाता है, रंगैया ने सोचा। रंगैया देर तक उसी तरफ देखता रहा जिधर रमन भागकर गया था।
फिर होश आया तो उसको हंसी आ गई। उसने गर्व का अनुभव किया कि उसके भी एक बेटा है और वह दूसरों की तरह बेकार में वक्त न गंवाकर कुछ पढ़ना लिखना सीख रहा है। उसका मन एकदम पिघल गया और वह पिघला हुआ मन खुशी के आंसू के रूप में गालों पर बहने लगा। रंगैया का हृदय कृतज्ञता से भर गया। चटसार लगाने वाले उस मास्टर साहब का रूप आंखों के सामने घूम गया। गोरा गोरा शरीर, सिर पर छोटी सी चोटी, मस्तक पर भस्म की रेखाएं, चंदन का तिलक, धोबी की धुली धोती, कंधे पर खादी का दुशाला। रंगैया के मन में आया कि एक बार उसके सामने जाकर साष्टांग प्रणाम किया जाए। उनकी यह भी इच्छा हुई कि रमन कैसे पढ़ लिख रहा है ये भी एक बार देख लूं। एक बार स्कूल की तरफ चला जाए तो दोनों इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। बाजू में चाय की एक छोटी सी दुकान थी। वहाँ के रेडियो से सिलोन के फिल्मी गीत सुनाई दे रहे थे। रंगैया ने उस तरफ देखा। चाय बना रहा था चौड़ी पट्टी बनियान पहने एक युवक। एक सिंगल चाय, रंगैया ने उसकी तरफ देखकर कहा। चाय के आने तक वह छोटा मोटा काम करता रहा और इससे 1 रुपया मिल गया। जूतों की पॉलिश करना है, साइकिल में टायर ठीक करना है, चप्पल सी देना है, जूतों की एड़ी में नाल ठोकना है। 5 मिनट तक बड़े आराम से बैठकर वह रुक रुक कर चाय पीता रहा। फिर उस गिलास में 7 पैसे डाल दिए रंगैया ने। दुकान का लड़का आकर गिलास उठाकर ले गया। सब काम पूरा करने में रंगैया को आधे घंटे से अधिक ही लगा। उसके बाद मास्टर साहब के चप्पल हाथ में ले लिए। वे चप्पल बहुत ही मामूली थे, उनमें कोई खासियत नहीं थी, मगर रंगैया को बड़े महिमान्वित से लगे, एकदम परम पवित्र। उन्हें आंखों से लगाया। हाँ, इनको ठीक कर दूंगा। ऐसा करूंगा कि मास्टर साहब याद रखें, बिल्कुल नया चप्पल बना दूंगा, रंगैया ने सोचा। वह तुरंत स्कूल की तरफ चल दिया, वह चप्पल और अपने सामान वाली थैली एक तरफ रखकर। रंगैया ने जेब टटोल कर देखी, चिल्लर ही चिल्लर हाथ लगा। बाहर निकाल कर गिन लिया बड़ी सावधानी से। कुल 6 रुपया 20 पैसे थे। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। यह कल की मेहनत का फल था। कुछ झुकी हुई अपनी कमर को सीधा करके रंगैया बड़े उत्साह से आगे बढ़ा। स्कूल के पास जाकर ही उसने दम लिया। स्कूल एक छोटे सी खपरेली मकान में है। आगे दोनों तरफ चबूतरों में एक एक अध्यापक बैठाकर बच्चों को पढ़ा रहे थे। रंगैया मास्टर साहब को ढूंढ रहा था। अंदर जाने का साहस नहीं हुआ। वह वहीं खड़ा हो गया। एक अध्यापक बच्चों से कुछ पढ़वा रहे थे, बाकी बच्चे उसी को दोहरा रहे थे। उन बच्चों के सम्मिलित कंठों से निकलने वाला स्वर रंगैया को एक ऐसा तन्मयत्व प्रदान कर रहा था कि वह अपने आप को भूल गया। 3 क्षण बीत गए। समय क्षण क्षण कर जैसे बीतता जा रहा था। अपना बच्चा कैसा पढ़ रहा है यह देखने की तमन्ना उसमें बढ़ती जा रही थी। अंदर जाने का साहस उसमें नहीं था। फिर भी साहस करके सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते रुक गया। कहिए साहब, कौन है आप? कौन चाहिए आपको? एक अध्यापक का कंठ सुनाई दिया। रंगैया से तत्काल उत्तर देते नहीं बना। उसको इस बात का भय होने लगा कि कहीं वह कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा जो उसे नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं अपने बच्चे रमन को देखने। उसकी ज़ुबान लड़खड़ाने लगी। आप अपने बच्चे को देखना चाहते हैं? हाँ। वह किस दर्जे में पढ़ रहा है? जी, पहली में। तो आप सीधे अंदर चले जाइए, बरामदे में एक क्लास, अध्यापक ने कहा। रंगैया ने ऐसा महसूस किया कि जैसे वह एक बड़ी विपत्ति से निकलकर आ गया हो। उसने देखा बरामदे में कुछ बच्चे बैठे बैठे 12 खड़ी याद कर रहे थे और उनके साथ रमन भी बैठा हुआ था। पढ़ना लिखना उसके भाग्य में तो नहीं बता था। उसका लड़का बड़ा खुशनसीब है जो वह कुछ सीख रहा है। रंगैया की खुशी का ठिकाना ना रहा। मास्टर साहब एक स्कूल पर बैठे बैठे बच्चों से कुछ कंठस्थ करवा रहे थे। उनके हाथ में पैद्य बाल शिक्षा तेलुगु की प्रथम पुस्तक थी।
बोलने वालों में रमन भी था। उसने सिर उठाकर ऊपर देखा। सामने अपने बाप को देखकर उसके मुंह से निकल पड़ा, बापू। मास्टर साहब ने उधर देखा। रंगैया हाथ जोड़कर विनम्र भाव से खड़ा था। वे उठकर खड़े हुए। कौन? रंगैया, कैसे हो? कब आए यहाँ? मास्टर साहब ने पूछा। अभी अभी आया हूँ साहब। रमन को देखने की इच्छा हुई, चला आया। रंगैया ने कहा, वह देखो रमन। अरे रमन, इधर आ। रहने दीजिए मास्टर साहब, पढ़ रहा है शायद। मेरे साथ चलो, अपनी पाठशाला दिखा दूँ तुम्हें। नहीं मास्टर साहब, रहने दीजिए। रमन ठीक पढ़ रहा है ना? वह तो बहुत अच्छा पढ़ रहा है। लड़का बहुत होशियार है। अब वैद्य बाल शिक्षा पढ़ने लगा है। मास्टर साहब ने वह किताब दिखा दी जो उनके हाथ में थी। क्या ये सच है मास्टर साहब? इतनी बड़ी पुस्तक पढ़ने लगा है? मैं भी यही चाहता हूँ साहब। मैं अपना चमड़ा उतार कर चप्पल बना के दूँ, फिर भी आपका ऋण नहीं चुका पाऊँगा साहब। ये कहकर वह नीचे झुक गया और उसके पांव पकड़कर बोला, आप इसको खूब पढ़ाइए साहब। मास्टर साहब को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि रंगैया यूं झुककर उसके सामने पांव छुएगा। बच्चों को भी ये कुछ अजीब सा लगा। तुम ये क्या कर रहे हो रंगैया? कोई देखेगा तो अच्छा नहीं होगा। रमन की चिंता ना करो, वह बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। तुम्हें मोटर में बैठा कर घुमाएगा, मास्टर साहब ने कहा। क्या वह दिन मैं देख सकूंगा? हाथ जोड़े हुए खड़ा हुआ और कहा, मैं आपके चप्पल शाम तक ठीक करके भेजूंगा साहब। कोई बात नहीं। हाँ, शाम को मैं नहीं रहूँगा, कल सुबह भेज देना। मैं खुद ले आऊँगा साहब। अच्छी बात है, अब तुम जाओ। रमन तुम्हारा बच्चा नहीं, मैं उसे अपना बच्चा समझता हूँ। तुम उसकी चिंता ना करो, उसका सारा भार मुझ पर छोड़ दो। रंगैया को वो बातें अमृत सी लगी। हाथ में से 4 रुपये निकालकर मास्टर साहब के हाथ में रख दिए। रुपए हाथ में लेते ही उन्होंने कहा, इसके पहले के 200 रुपये हुए, इनको मिलाकर 204। अरे हाँ, इस कमाई का करोगे क्या आखिर? जो आप उचित समझें कीजिएगा, मैं क्या जानूँ साहब। फिर एक क्षण के लिए रंगैया वहाँ नहीं रुका। फूले अंक वह समा नहीं रहा था। चलता हूँ बेटे, कहकर वह बाहर आया। बाहर आकर वे एक क्षण के लिए खड़ा हो गया और स्कूल की तरफ बड़े गौर से देखने लगा। उसे वह एक स्वर्ग धाम सा लगा। सोचा, उसका बेटा बड़ा भाग्यवान है। उसको बड़ी तृप्ति हुई। वह जाने को हुआ कि जाने उसे क्या सूझा कि पीछे जाकर चबूतरे पर बैठे अध्यापक से मिला। रंगैया को पास आते देखकर उन्होंने पूछा, आप अपने बच्चे से मिल आए? जी हाँ, आपसे एक बात पूछूं? बड़े विनम्र भाव से रंगैया ने पूछा। ज़रूर पूछिए। क्या मैं भी पढ़ सकता हूँ? क्यों नहीं पढ़ सकते? अध्यापक ने उसके प्रश्न पर आश्चर्य करते हुए कहा। तो क्या कल से मैं पार्टी लेकर यहीं बैठ सकता हूँ? वहाँ जाऊँ तो शायद मेरा बच्चा मुझे देखकर डर जाएगा, रंगैया ने कहा। उसके भोलेपन पर अध्यापक को भी हंसी आ गई। आप जैसे लोगों के पढ़ने लिखने के लिए वयस्कों की रात्रि पाठशालाएं हैं। कल शाम को आप यहाँ आ जाइएगा, मैं खुद आपको वहाँ दाखिल करा दूँगा। ज़रूर आऊँगा साहब। आप मेरी इतनी मदद कीजिएगा तो मैं आपके लिए चप्पल बना लाऊँगा। नमस्कार, चलता हूँ साहब। हाँ, आ जाना। रंगैया इतना खुश था कि उसके पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। वह सोचने लगा, अगर वह भी पढ़ना लिखना सीख जाएगा तो उसकी बिरादरी वाले अजरज करने लगेंगे। लेकिन इस उम्र में पढ़कर वह करेगा क्या? ना ना, अरे क्यों नहीं, सबको पढ़ना लिखना चाहिए। बड़ी उम्र हो गई तो क्या, रमन की तरह वह भी पढ़ लेगा। तरह तरह के विचार उसके मन में उठने लगे। रंगैया अपने बच्चे को याद करके बहुत खुश हुआ। जाने वे पढ़ लिख कर कितना बड़ा आदमी हो जाए। अगले साल दूसरी में, उसके बाद तीसरी में, फिर चौथी, 5वीं, वह बहुत कुछ पढ़ लेगा। हाँ, मास्टर साहब ठीक कह रहे थे, कल रमन बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। चाय की दुकान के पास पहुंचकर रंगैया ने अपनी थैली उठा ली और घर की राह पकड़ी।
फुटपाथ पर चलते चलते नाले का पुल पार करके वह थिएटर के सामने झुग्गियों पर पास पहुंच गया। जिधर देखो उधर ढेर सारे चमड़े के टुकड़े और पुराने चप्पलों के चीथड़े पड़े थे। और ठीक वैसी ही थी यहाँ के लोगों की ज़िंदगी भी। यहाँ हर कोई शराब पीता और गंदा रहता। रंगैया उन्हीं लोगों में से एक था, मगर उसके साथ उठना बैठना उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। नाले के किनारे एक मोड़ पर ही रंगैया की झोपड़ी, 3 छहतीरों वाली। यहाँ की झोपड़ियों में वह एक इमारत जैसी है। झोपड़ी के बाहर चबूतरा था। रंगैया जाकर उस पर बैठ गया। वह बहुत थका हुआ था और कंधे पर जो थैली थी वह अपने आप नीचे लुढ़क गई। उम्र के साथ साथ रंगैया की शक्ति भी क्षीण होती जा रही है। बच्चे को बड़ा करने की एक ही आशा उसके शरीर को चलाए जा रही है। धूप में चलने की वजह से उसका सिर चकरा गया था। उसने थोड़ी देर वहीं बैठकर आराम किया, फिर बाहर देखा। उसने अंदाज़ा लगाया कि दिन के 12 बजे का वक्त है। धीरे से उठा, अंदर जाकर पानी पिया। बाहर आ रहा था कि अचानक रुक गया। सामने दीवार पर भगवान वेंकटेश्वर की तस्वीर लगी हुई थी। उसको देखकर रंगैया ने प्रणाम किया और मनौती की, हे भगवान, मेरे बच्चे का उद्धार करो। उसको खूब पढ़ना लिखना आ जाए। उसको तुम्हारी शरण में ले आऊँगा। उसके बाल तुम्हें अर्पित करूँगा, अपने भी। भगवान के प्रति रंगैया को बड़ी भक्ति थी। बाहर आकर वह चबूतरे पर बैठ गया। सामने नाला बह रहा था और उसके पानी की बदबू से रंगैया की नाक फट रही थी। बच्चे उसी पानी में डुबकी लगा लगा कर नहा रहे थे। औरतें उसी में कपड़े धो रही थीं। रंगैया को मास्टर साहब के चप्पलों की याद हो आई। फौरन मास्टर साहब के पुराने चप्पल थैली में से बाहर निकाले। सोचा, इनको नए चप्पल बना दूंगा, बिल्कुल नए, और मैं स्वयं जाकर उनके पाँव में पहना दूंगा। इससे बढ़कर बड़ा काम और क्या होगा। मामा, किसी की आवाज़ सुनाई दी। रंगैया ने सिर ऊपर उठाकर देखा। सामने 10-12 साल की एक बच्ची सड़ा हुआ आम चूसती हुई दिखाई दी। क्या बात है पोली? आज माँ की तबीयत ठीक नहीं है, आज खाना नहीं बना सकेगी। रंगैया ने गहरी सांस ली। क्या हुआ है तेरी माँ को? मुझे नहीं मालूम। ठीक है। वह बच्ची चली गई। रंगैया ने थैली में से सामान निकालकर मास्टर साहब की चप्पलों को ठीक करना शुरू किया। उनको बड़ी सावधानी से ठीक ठाक करके सी दिया। बिल्कुल नया रूप हो गया। यह सब काम करने में 1 घंटा लगा। फिर उनकी पॉलिश भी कर दी। उनको बाजू में रखकर उनकी सुंदरता पर वह स्वयं ही मुग्ध हो रहा था। हाँ, नया चप्पल बनाने में या पुराने चप्पलों को नया करने में रंगैया बड़ा माहिर है, और यह बात उसके गांव में सबको मालूम है। मास्टर साहब की चप्पलें उसने अटारी पर रख दी। उसको बड़ी भूख लग रही थी। द्वार बंद करके वह सड़क पर आ गया। नल के पास ही प्लेटफॉर्म वाला होटल है। एक औरत बड़ी टोकरी में भात, हांडी में सांभर और एक दूसरे बर्तन में मट्ठा रखकर बैठी हुई थी। 4 रिक्शा वाले उसके चारों ओर बैठकर खाना खा रहे थे। रंगैया ने नल के पास जाकर हाथ मुंह धो लिया। बनियान के एक छोर से मुंह पोंछते हुए अंदर जाकर औरत के बाजू में बैठकर पूछा, क्यों गंगा, आज क्या क्या बना है खाने में? बैगन का सांभर और पिटुआ की चटनी, गंगा ने उत्तर दिया। अच्छा, एक पत्ता इधर डाल दे। क्यों नहीं, अभी लो। गंगा ने एक पत्ता उसके हाथ में दे दिया। रंगैया बैठ गया। गंगा ने टोकरी के ऊपर से कपड़ा हटाकर एक छोटे से बर्तन से तोलकर 3 बार रंगैया के पत्ते पर भात डाल दिया। चटनी डालूं या सांभर? चटनी। गंगा ने चटनी परोस दी। रंगैया अन्न को नमस्कार करके खाने लगा। क्यों गंगा, यह धंधा कैसे चल रहा है? चावल का दाम तो और बढ़ गया है, क्या करूं? 5 पैसे और बढ़ाने की सोच रही हूँ। हाँ हाँ, ज़रूर बढ़ा दो। ज़रा सांभर डालना इस पर। गंगा ने 2 चम्मच सांभर डाल दिया। उसने बाकी खाना उसी से खा लिया और थोड़ा सा मट्ठा पीकर उंगलियां चाटते हुए नल पर जा पहुंचा। वहां हाथ धोकर पास वाले पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया।
बैठे बैठे ही उसे नींद आ गई। वह कितनी देर सोया खुद रंगैया को नहीं पता। किसी ने उसको उठाया तो हड़बड़ाकर उठ बैठा। क्यों रे नारीगा, क्या हुआ? रंगैया ने पूछा। उठो दादा, उठो जल्दी, हमारी पल्ली में आग लग गई है, आग। यह कहकर वह भागा। रंगैया का दिल एकदम बैठ गया। थिएटर की तरफ का आसमान धुएं से भरा हुआ था। वह जल्दी उठकर खड़ा हो गया और जल्दी जल्दी चलने लगा। शाम को 4 बजे का वक्त था। आग कैसे लगी किसी को इसका पता नहीं था। सब की सब झोपड़ियाँ आग में जल गई थी। ज्वालाएं आसमान को छू रही थी। सब जगह रोना धोना सुनाई दे रहा था। घर का सामान बाहर निकालना मुश्किल हो रहा था। पुराने टायर, चमड़े आग में जलकर बदबू पैदा कर रहे थे। कुछ साहसी व्यक्ति जलती हुई झोपड़ी में घुस घुस कर छोटा मोटा सामान निकालने की कोशिश कर रहे थे, मगर उनको कोई सफलता नहीं मिल रही थी। आग और तेजी से बढ़ने लगी थी। रंगैया हाँफते हुए आया। जलते हुए अपने घर की तरफ देखा। छत पूरी तरह जल गई थी और तेज आग की आंच दूर तक पहुंच रही थी। मास्टर साहब के चप्पल अंदर अटारी पर रखे हुए थे और रंगैया का मन उनको याद करके व्यथित होने लगा, छटपटाने लगा। उसकी बगल में एक युवक खड़ा था। देख बेटे, अंदर अटारी पर चप्पल रखे हैं मास्टर साहब के, जरा ला दो, तुम जितना पैसा मांगोगे मैं दूंगा। रंगैया ने कहा। दादा, तुम पागल तो नहीं हो गए? वहाँ इतनी आग धधक रही है और तुम कहते हो अंदर जाके सामान ला दूं? नहीं नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, युवक ने कहा। रंगैया से नहीं रहा गया। उसकी जलती हुई झोपड़ी में अगर कोई बहुमूल्य वस्तु है तो वह है मास्टर साहब की चप्पल। उनके जलने की बजाय उसका स्वयं जलकर राख हो जाना बेहतर है। जाने वे किस आवेश में था। उसने यह नहीं सोचा आखिर चप्पल है, नया बना कर दिया जा सकता है। उसने अपनी सारी शक्ति केंद्रित कर कर फौरन जलती हुई झोपड़ी के अंदर कदम रखा, द्वार को धकेलते हुए। उसी वक्त आग बुझाने का दमकल आ गया। देर तक रंगैया बाहर नहीं आया। दमकल वालों ने सबसे पहले रंगैया के घर की आग बुझा दी। 4 आदमियों ने अंदर जाकर देखा। वहां का दृश्य देखकर भय से कंपित हो गए। रंगैया मुंह के बल गिरा हुआ था। ऊपर का सारा शरीर जल गया था। रंगैया जल गया। इस घटना की खबर आग की तरह फैल गई। दौड़ दौड़कर सब यहाँ इकट्ठा हो गए। रंगैया को उठाया गया। मास्टर साहब के दोनों चप्पल पॉलिश किए हुए ज्यों के त्यों चमक रहे थे और वे दोनों उसके पेट के नीचे थे। रंगैया के प्राणों का निकलना अगर किसी ने देखा हो तो उन चप्पलों ने ही देखा था, बस। तो ये थी कहानी चप्पल। उम्मीद है आपको भी भावुक कर गई होगी ये कहानी। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी कहानी के साथ। नमस्कार।